तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो अपने प्रीवियस क्लास में यानी कि 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो रियल नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जो रियल नंबर्स है वो कॉम्बिनेशन है किसका? तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, अभी रैशनल नंबर में सारे जो है आपके नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, सब आपका किस में आता है? तो रैशनल नंबर में आता है। और इरेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल मतलब p अपॉन q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, जो नंबर रैशनल नहीं है वो सारे क्या होते हैं? तो आपके इरेशनल होते हैं। जैसे कि हमने अभी क्लास 9 में पढ़ा था, जैसे कि √2, √3, √5, ये सब का भी एग्जैक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल हो जाएगा। और पाई भी क्या है हमारा? तो जो हमारा पाई है वो भी क्या है? तो वो भी हमारा इरेशनल है। प्लस इरेशनल नंबर क्या होता है? तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो इसका मतलब कि वो नंबर भी क्या रहेगा हमारा? तो वो नंबर भी हमारा इरेशनल रहेगा। तो ऑप्शंस आपको रियल नंबर समझ में आया। अब अभी मैंने कुछ डेफिनेशन लिखे तो ये बस इनको पढ़ के और अच्छे से समझते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या देखो, रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया जो रियल नंबर है उसमें दोनों नंबर्स आते हैं, रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। ओके, अभी रैशनल सारे नेचुरल, होल, डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर्स ये सब नंबर आ जाएंगे। इरेशनल में जो नंबर को हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा? हमारा इरेशनल। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो पाई, या फिर √2, √3, √5, ये सब का एग्जैक्ट आपका क्या है? ये सब नंबर का एग्जैक्ट आपका स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए आप इसको इरेशनल बोल सकते हो। लेकिन आप √25 को इरेशनल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो आपका √25 वो किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, तो ये इरेशनल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, अब सेकेंड पॉइंट क्या देखो, दिस नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। अब ये जो नंबर्स है इनको हम नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, अब रियल नंबर में तो सब आते हैं, ठीक है, आपने प्रीवियस सब नंबर्स आते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब नंबर्स आते हैं। तो आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि आपने नेचुरल नंबर को भी नंबर लाइन में एक्सप्रेस किया होगा 6th स्टैंडर्ड में, होल नंबर को भी एक्सप्रेस किया होगा, इंटीजर को भी एक्सप्रेस किया होगा नंबर लाइन पे, रैशनल नंबर को भी एक्सप्रेस किया होगा। फिर आपने क्लास 9th में देखा होगा आपने जो √2, √3 है, आपने इन सब नंबर को भी आपने क्या किया होगा? √5, सब नंबर को भी आपने नंबर लाइन में एक्सप्रेस किया होगा। तो इसका मतलब कि आपने इरेशनल और रैशनल दोनों नंबर को नंबर लाइन में एक्सप्रेस किया। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये नंबर लाइन पे भी एक्सप्रेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, दिस नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि आपका इसमें क्या आता है? इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स क्या किसके आते हैं उसमें? तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो आता है। तो अगर इंटीजर भी तो रियल नंबर में आता है ना, तो इसका मतलब कि जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब जितने भी आपको रियल नंबर है वो आपको समझ में आया। रियल नंबर आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? तो वो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, अब आपको लग रहा है कि भाई कौन सा थ्योरम आ गया, इसमें कितना बड़ा हमको पढ़ना पड़ेगा थ्योरम, कुछ ऐसा कुछ। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, आपने ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है, ठीक है, क्लास 6 में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन एक टॉपिक था वो आपने पढ़ा हुआ है। अब इसमें क्या बोला है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि कोई भी, अभी देखो दो नंबर्स होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। ओके, अभी प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं लिख देती हूँ। अभी प्राइम नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ एक खुद के टेबल में आएंगे और एक 1 के टेबल में आएंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि नंबर हो गया आपका 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके प्राइम नंबर जो खाली 2 के टेबल में आएंगे। 2 है वो खाली 2 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, यानी 2 1 सा और 1 2 सा, और ये कोई भी टेबल में नहीं आएगा। इसका फैक्टर कितना होगा? 2 ही फैक्टर होगा। वो नंबर जिनके मतलब वो नंबर जिससे खाली 2 ही फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, फिर अब कंपोजिट नंबर है। अभी कंपोजिट नंबर क्या होता है? अभी वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कि हो गया आपका 4, 6, 8, 9, 10, ये सब क्या है आपका? तो ये सब आपका जो है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देखो ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, यानी कि 3 नंबर में आ रहे हैं।
आ रहा है। ओके, तो यानी कि क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर। अब इसमें क्या बोले देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे, यानी कि जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब देखो एक आपने टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा था, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सपोज 8 का मैं क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको रब कर दूं। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी एक टॉपिक, अभी सपोज हमें निकालना है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अभी 12 हमारा क्या है, तो 12 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो मैं 12 क्या निकालूंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगी, तो 2 6 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और 3 1 हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो तो 12 इक्वल्स टू, ओके, तो ये जो कंपोजिट नंबर है इसको हमने प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट मेथड में लिख दिया। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ओके, अभी तीनों हमारा क्या है, तो प्राइम नंबर है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर है अगर उनको हम ऐसे मल्टीप्लाई प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख देंगे, एक ही वे में, ये एक ही वे है, उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, होप आपको समझ में आया कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको हम ऐसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसमें और भी टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको और करना है, वो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे कि एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ, एलसीएम, फिर कॉमन फैक्टर्स, ये सब किसमें आता है, तो इसी के रिलेटेड आप इसके अंदर ये सब आपका आता है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये सब क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक वैसा क्यों रिवीजन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अभी इस टॉपिक पे आने से पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी जो एचसीएफ है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो सिंपल, फैक्टर मतलब आपको पता है, फैक्टर मतलब क्या होता है कि वो जो नंबर है वो कौन से टेबल में आता है उसी हम क्या बोलते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखोगे सिंपल, मैंने दो नंबर लिया, ठीक है, एक मैंने लिया 12 एंड लिया 18, ठीक है, 12 एंड 18 मैंने एक नंबर लिया, तो पहले मैं क्या करूंगी, तो इन दोनों का क्या निकालूंगी, तो इन दोनों का पहले मैं फैक्टर निकालूंगी प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके। तो देखो अभी 12 है, तो 2 6 हो जाएगा, 2 3 और 3 1 फिर 18 का 2 9 फिर 3 3 और 3 1 ओके। अब जो आपका 12 है, 12 का क्या आया, 12 का आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आया 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दूंगी। फिर नेक्स्ट 18 का क्या आया, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। ओके, अब इसका हमें क्या निकालना होता है, तो HCF निकालना होता है। अगर कॉमन फैक्टर, अगर आप देखो कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब आपको समझ में, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर यानी कि जब भी आप सपोज कि ये जो हमने निकाला ये क्या है, इसका ये फैक्टर है, ये जो हमने निकाला 2 2 3 क्या है, तो 12 का फैक्टर है, 18 क्या है, तो 2 3 3 इसका फैक्टर है, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो कि 12 है, तो 12 कौन से टेबल में आता है, एक तो 1 इंटू 12 में आएगा, 2 इंटू 6 में आएगा, 3 इंटू 4 में आएगा, फिर 4 इंटू 3 में आएगा, राइट। लेकिन ये जो 3 इंटू 4, ये जो 4 इंटू 3 है वो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो अभी 12 का फैक्टर क्या क्या आएगा, तो 1 2 3 4 6 12, ये तो फैक्टर हो गया। पर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 12 का हमारा ये आया 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 का क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कॉमन फैक्टर यानी कि जो फैक्टर है दोनों में सेम हो, तो देखो यहाँ पे के 2 सेम है, यहाँ पे के 3 सेम है, राइट। तो जो सेम है उसको एक ही बार लिखने का, ठीक है, जिसका पैर बना उसको एक बार लिखने का, तो यहाँ पे एक 2 आ जाएगा इंटू यहाँ पे एक 3 आ जाएगा। अब HCF कैसे बनेगा, तो HCF में को कुछ नहीं करना होता, जब आपको कॉमन फैक्टर निकला ना उसी को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6, तो इसलिए हमारा क्या निकल गया
HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये जो दो नंबर है 12 और 18, ठीक है, जो 12 है और जो 18 है वो दोनों यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो और किस में आता है, तो 6 में आता है। 6 के बाद ये दोनों और कोई टेबल में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया कि देखो 12 जो है 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में 18 भी आता है। तो अभी ये यही बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसके अंदर जिसके टेबल में दोनों नंबर आता है और कोई नंबर में दोनों और कोई नंबर के टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आएगा। तो लास्ट यानी कि ये क्या हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड्स आपको ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आया, यहाँ पे हाईएस्ट है, हाँ सॉरी। तो फ्रेंड्स आपको ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया समझ में। नेक्स्ट आते हैं एलसीएम के, भी एलसीएम क्या होता है। ओके तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा एलसीएम, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या होता है क्वेश्चन, फिर आपको सिंपल वे में बताती हूँ 6 and 12 का। ओके 6 and 12। अब इससे पहले मल्टीपल मतलब क्या होता है, तो मल्टीपल मतलब जो हम टेबल लिखते हैं ना मल्टीपल, वही हमारा टेबल लिखते हैं वही हमारा मल्टीपल होता है। तो मैं 6 का टेबल लिखूं, देखो 6 1 6, 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 48, नहीं 6 7 42, 6 8 48, इसे चलते रहेगा, ठीक है। फिर भी 12 का टेबल लिखो, तो 12 12, 12 24, 12 36, 12 4 48, 12 5 60, ये बस क्या रहेगा, तो चलते रहेगा। ओके अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें कौन सा कॉमन है नंबर, कौन सा नंबर कॉमन है, देखो इसमें 12 कॉमन है, ठीक है, और ये कॉमन है, तो 24 कॉमन है, और ये कॉमन है, तो एक ये 36 कॉमन है, और ये कॉमन है, देखिए 48 भी कॉमन है ना, ये 48 कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं। ये तो आपको समझ में आया कि मल्टीपल मतलब क्या होता है, मल्टीपल मतलब जो टेबल हमने किसी को मल्टीपल बोलेंगे। कॉमन यानी कि जो दोनों में जो वो नंबर जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अब लोएस्ट यानी कि छोटा। अब अपना जो है इसमें कौन सा नंबर कॉमन आया, जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल क्या क्या आया हमारा 12, 24, 36, 48। अभी लोवेस्ट यानी कि छोटा, आप इसको लोवेस्ट भी बोल सकते हो, आप इसको लिस्ट भी बोल सकते हो, लिस्ट भी बोलते हो कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही बोलते हैं। अब इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, तो 12 है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 12 आ जाएगा। ओके ये तो हमने बहुत ही इजी वे में किया था। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम कैसे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो 2 6 and 12 है, सिंपल आपको क्या करना है, 6 लिखना है, 12 लिखना है, ऐसे। ओके अभी 2 3 6, 2 6 12, 3 1 3 2 फिर 2 1 1 मैंने यहाँ पे पहले 3 ले लिया, आप पहले 2 भी लो तो भी चलेगा, 3 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके अब इसका जो हमारा है कितना आया, तो 2 into 3 आया, राइट। अभी 2 2 4, 4 3 12, तो कितना आ गया हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम 12, हमारा 12 आया ना स्टूडेंट्स। तो होप आपको समझ में आया कि हम ये कैसे निकालते। अब देखेंगे कि हम दोनों को कैसे निकालेंगे, ठीक है, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम ऐसे हमें निकालना होता है, जैसे हमने ये निकाला ना, सेम हमें वैसे ही निकालना होता है। अब हम दो नंबर लेंगे, दोनों नंबर का HCF भी निकालेंगे और LCM भी निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हमारा टॉपिक क्या है, तो HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब HCF और LCM को हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे, तभी हमने देखा वैसे सॉल्व करना है, हम और अच्छे से वर्क करके देखते हैं। ओके सपोज मैंने एक नंबर लिया 66 and 420, ठीक है, चलिए मैंने एक नंबर लिया 66 and 420, तो पहले हम इसका क्या निकालते हैं, तो HCF निकालते हैं। अब HCF कैसे निकालोगे फ्रेंड्स, तो देखो पहले 66 का अलग से निकालोगे, 66 तो 2 के टेबल में आएगा, 2 33 फिर 3 11 और 11 1 ओके। नेक्स्ट आप 420 का निकालोगे, 420 तो 2 2 4, 2 1 2, 2 0 2 1 2, 2 0 2 5 फिर 3 के टेबल में आएगा, 3 3 9, 3 5 फिर 5 7 और 7 1 ओके। अब 66 का क्या आया आपका, तो देखो 66 का हमारा आया है 2 into 3 into 11 और 420 का क्या आया है हमारा फैक्टर, तो 2 into 2 into 3 into 5 into 7। अब इसका हमें क्या निकालना है, तो HCF। अब HCF कैसे निकालोगे, तो जो भी नंबर कॉमन है वो लेने का, देखते 2 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है,
और कुछ कॉमन ही नहीं, यानी कि 2 into 3 हमारा HCF कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, तो फिर HCF क्या निकालना होता है, तो HCF निकालना होता है। वो आपको HCF समझ में आया। अब LCM भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, आपको जो आप दोनों को साथ में भी निकाल सकते हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ऐसे कैसे निकालोगे तो पहले वो देख लो, फिर हम वो वाला भी देखेंगे। ओके, तो अभी ऐसे कैसे निकालोगे, तो देखो अब 66 क्या था हमारा, तो 2 into 3 into 11, फिर 420 का क्या था, तो 2 into 2 into 3 into 5 into 7। ठीक है, अगर आपको इतनी समझ में तो मैं आप यहाँ पे भी बता सकती हूँ डायरेक्ट, एलसीएम का डायरेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है तो देखो अभी एलसीएम कैसे है, आपने जो कॉमन है ना वो तो एक ही लेना है। अब ये कॉमन है तो इसका 2 2 लिखोगे, अभी भी कॉमन है इसका 3 का 3 लिखोगे। ओके, अब जो बच गया आपको वो भी लिखना होता है एलसीएम में, समझ में आया। जो आपका कॉमन बन रहा है ना, अभी 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तो जो आपका कॉमन बन रहा है वो दोनों एक एक पहले लिखे, जैसे आपने एचसीएफ ना ये लिखना है, पर जो नंबर बचे जैसे कि 2 11 5 7 ये बच गया ना, तो आपको ये भी लिखना है। ओके, तो इंटू 11 into 2 into 5 into 7, बस। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर है वो आ जाएगा। सेम, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट यहीं भी बता दिया कि जो आपका नंबर कॉमन रहता है आप वो तो लिखोगे, उसका एक ही लिखोगे, कि पैर बढ़ रहा है ना कॉमन, इसलिए उसका एक ही लिखोगे। पर जो नंबर बच गया, भले इसका पैर बढ़ रहा है कि नहीं बन रहा है, पर वो जो नंबर बच गया आपको वो भी यहाँ पे लिखने का होता है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 3 जा 6 6 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 6 11 जा कितना होगा, तो 6 11 जा 66 66 इनटू 2 5 जा 10 10 7 जा 70। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, तो देखो 7 6 जा 0 0 रहेगा, 7 6 जा 42, 2 इधर 4 कैरी, 7 6 जा 42 42 प्लस 4 46। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि ऐसे में कैसे एलसीएम निकालते हो। अगर आपको चाहिए तो आप दोनों के साथ में फैक्टर निकाल सकते हो, तो वैसे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी 66 है, 420 है। अब देखो तो 2 33 सा हो जाएगा, यहाँ पे 2 कितने सा होगा, तो 210 सा। फिर अब ये तो A2 के टेबल में आता है, ये आता है नहीं, तो इसको कैसे लिखोगे, 33 लिखोगे, फिर 2 1 सा 2 2 0 2 5 सा। ठीक है, अब दोनों कोई भी 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आएगा, तो 3 11 सा, 3 कितने सा होगा, ये 1 0 5, तो 3 3 सा 9 3 35 सा। ओके, अब दोनों 3 के टेबल में आता है नहीं, अभी 5 के टेबल में आएगा, तो 11 का 11 5 7 सा, अब 7 के टेबल में आएगा 7 11 और यहाँ पे 1 सा और 11 1 सा। ओके, तो अब जो हमारा इसका फैक्टर का क्या आया, तो देखो 2 into 2 into 3 into 5 into 7 into 11। ओके, राइट है। अब देखो अगर आप देखोगे तो ये नंबर और ये सारे नंबर सेम होगा। देखो 2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी ये 2 है, यहाँ पे भी ये 2 है, यहाँ पे भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है और 7 7 सेम है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, ये आएगा ना 4 6 2 0। ओके, तो ऐसे हमें निकालना होता है। तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया, हमने इसमें एचसीएफ भी निकाला और हमने इसमें एलसीएम भी निकाला। तो ऐसे हमें क्या करना होता है, तो यूज करना होता है। ओके, अब इसका एक और आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, अगर आपको ऐसे इजी लग रहा है ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे इजी लग रहा है आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच का रिलेशन क्या है। ओके, तो देखो अभी सिंपल आपको बताती हूँ इसका। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, क्या किया था, तो 66 एंड 420 ये हमारा क्वेश्चन था। इसका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। ओके, तो इसका देखो इसका हमें एलसीएम मिला था, इसका हमें एलसीएम कितना मिला था, तो इसका हमें एलसीएम मिला था 4620 मिला था, राइट। सपोज इसमें हमें फाइंड करना है एचसीएफ, लेकिन विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था ना, उसे बिना यूज किए हमें एचसीएफ निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे। अब इसका है ना एक आपका क्या रहता है, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है। क्या फॉर्मूला रहता है कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ करते हो तो किसके बराबर रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर रहेगा। ठीक है, यही एचसीएफ और एलसीएम के बीच क्या होता है, तो रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये नहीं बोलना कि ये क्या, ये है आपका
ये आपका है फॉर्मूला है, तो ये नहीं बोलने का। तो एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन क्या होता है कि आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि जो ये दो नंबर यानी कि ये दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अभी ये कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हमें एलसीएम पता है, कितना है हमारा एलसीएम, तो 420, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सपोज मैंने ये फॉर्मूला लिखा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके। ये मैंने ये लिखा। अभी एलसीएम हमें पता दिया है, कितना दिया है, तो 4620, तभी मैं लिख सकती हूँ 4620, ओके। मल्टीप्लाई एचसीएफ हमें दिया है, नहीं दिया, तो एचसीएफ हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। अभी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी क्या है हमारा 66 एंड 420 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 66 इंटू 420, ओके। अब हमें ये फाइंड करना है। अब ये तीन नंबर के हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो नंबर है, अब जैसे आप लोग इक्वेशन करते हो वैसे ही करना है, लाइक मल्टीप्लाई के फॉर्म में, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो HCF इक्वल्स टू 66 इंटू 420 डिवाइड बाई 4620, राइट। अब इधर भी जीरो है, तो जीरो जीरो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, कट, राइट। फिर HCF इक्वल्स टू 66 इंटू 42 अपॉन 462। तो अभी आप देखो, शायद 42 जो 462 जो शायद 42 के टेबल में आता होगा, तो अगर आता है डायरेक्ट कर सकते हो। अभी आप बड़े स्टैंडर्ड में आगे तो डायरेक्ट कट करने का ट्राई करो, से 2 3 से कट करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ओके। तो आप ट्राई करो कि आप बड़े नंबर से कट कर सको, तो आपके लिए क्या रहेगा, तो इजी रहेगा, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं 462 को डिवाइड करूँ 42 से, चेक कर लेते डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है। 42 अभी 46 नंबर है, 42 से बड़ा है, तो 42 वन सा ले सकते हो, तो 42 वन सा 42, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 नीचे वापस 42 वन सा 42, तो मेरा आंसर आ गया 0, यानी आता है कितने से आता है, तो 11 सा, तो 42 वन सा 42, 11 सा। अभी 11 के टेबल में 66 भी आता है, कितने से आता है, 6 सा, तो 11 वन सा 11 6 सा, तो मेरा HCF है वो कितना है स्टूडेंट्स, तो मेरा HCF कितना है, 6 आ गया, ओके। तो आप चेक कर सकते हो, जो हमने पहले में निकाला था, ठीक है, जो हमने साइन फैक्टराइजेशन मेथड निकाला था यूज करके, तो हमारा क्या है, 6 आया था ना, यानी कि राइट है। तो यही इसके पीछे क्या है, तो रिलेशन है। तो इसका वजह से फॉर्मूला याद रखना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। यानी HCF और एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करते हो तो किसके बराबर रहता है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको HCF और एलसीएम के बीच का रिलेशन समझ में आया, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे मैंने कुछ 3 नंबर लिखे हुए, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या, ओके। तो देखो अभी प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ओके। तो हैज ऐसे लिख सकते हो, कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, जो नंबर है ओनली 2 फैक्टर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपका नंबर हो गया 2, ओके। फॉर एन एग्जांपल आप लिख सकते हो 2 3 5 7 11 एटसेट्रा, ठीक है, या फिर एटसेट्रा लिख सकते हो। तो अब आपको समझना प्राइम नंबर क्या होता है, किसी 2 एक 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, तो यानी कि जो नंबर ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हमारा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर। इसके आप एग्जांपल ले सकते हो 4 6 8 10 12 14 18 एटसेट्रा, ओके। तो जो वो नंबर है जिनके, अब इसके 4 ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, खुद के टेबल में भी आता है, यानी कि 3 फैक्टर हो गया इसका, यानी कि 3 नंबर के टेबल में आता है, इसका मतलब ये क्या है आपका, तो कंपोजिट नंबर है, ओके। नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर। अभी को प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें खाली 1 ही क्या रहेगा, आपका कॉमन फैक्टर रहेगा, 1 के अलावा और कोई भी नंबर आपका कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो को प्राइम नंबर बोलेंगे, ओके। अभी सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ 18 एंड 35, ठीक है, मेरी एग्जांपल लिया 18 एंड 35। तो अभी देखो, अभी 18 अगर आप देखोगे तो 18 कौन से टेबल में आता है, एक तो 18 आपका आता है 1 के टेबल में, मतलब 1 18 आएगा, ठीक है, फिर 2 9 आएगा, फिर 3 6 18 आएगा, 4 के टेबल में आता है नहीं, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, कितने सा 6 3 सा, फिर 6 3 क्या हो गया, 3 6 का रिवर्स हो गया ना, तो आप क्या हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे, ओके। ये जो 18 है इसका फैक्टर क्या क्या आया आपका
तो 1 2 3 6 9 18, ओके। फिर 35 का क्या आएगा देखो स्टूडेंट्स, अभी 35 है आपका, तो ये 1 के टेबल में आएगा 135 सा, फिर 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 के टेबल में नहीं, 4 नहीं, 5 के टेबल में आता है कितने सा, तो 5 7 सा, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है क्या, तो 7 5 सा, फिर 7 5 से 5 7 से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे, ओके। तब देखो इससे क्या आया 1 5 7 35। अब अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपका कौन सा नंबर कॉमन है, तो खाली इसमें आपका ये 1 ही कॉमन है, और कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, तो और कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि वो नंबर जिसमें खाली 1 ही आपका कॉमन फैक्टर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ओके। तो आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट, ये 3 नंबर हमने समझ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक थियरम है, थियरम क्या है 1.2। अभी थियरम 1.2 क्या बोलता है, देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं ये रफ कर देती हूँ। अभी फ्रेंड्स जो थ्योरम 1.2 ये क्या बोलते हैं, ये आपको समझना है, ताकि आप जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करोगे ना 1.2 तो आपको काम आएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, लेट p बी अ नंबर। अभी p को क्या मान लिया, एक नंबर मान लिया, ठीक है। p हमारा कोई भी एक नंबर है, कोई भी इंटीजर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अब अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करना है, ठीक है। सपोज a स्क्वायर है, इसको p क्या कर रहा है, तो डिवाइड कर रहा है, ऐसा इसमें बोला है। देन p डिवाइड्स a where a is the positive integer। अगर a आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो जो p है वो क्या करेगा, तो a को भी डिवाइड करेगा, ओके। यानी जो p है वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यही आपका थ्योरम बोल रहा है कि अगर a स्क्वायर, अगर जो p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और a आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो अच्छे से बस इतने आपको थ्योरम में कुछ समझने की जरूरत नहीं, खाली इतना समझ के रखो कि अगर जो एक नंबर है वो अगर कोई नंबर के स्क्वायर को डिविजिबल कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, बस इतने आपको समझना था, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, तो है प्रूफ रूट टू इज एन इरेशनल। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि जो रूट टू है वो हमारा क्या है, तो इरेशनल है, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर ही लेना है। रूट टू, रूट थ्री, रूट 5 ये सब तो मतलब एग्जाम में आता ही है, तो आप एकदम अच्छे से इसको कर लेना, ओके। तो देखो प्रूफ रूट टू इज एन इरेशनल। अभी हमें तो पता है कि रूट टू क्या है, इरेशनल है, पर हमें इसमें क्या करना है, तो प्रूफ करना है, ओके, प्रूफ करना है। तो अगर आप देखोगे तो रूट टू को है ना प्रूफ करने का दो तरीका है। एक हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि रूट टू क्या है, हमारा इरेशनल है, या फिर इनडायरेक्टली भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे कि जो रूट टू है वो हमारा रैशनल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाएगा कि रूट टू क्या हमारा इरेशनल है, राइट। अगर हम इसको ऐसे बताएंगे कि जो रूट टू है वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाएगा कि वो इरेशनल है ना, वैसा। तो अब देखो इसका, अब ऐसे जब हम करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन। एक वर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन, उसी को हम क्या बोलेंगे, तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब वापस बताती हूँ मैं कि हमने कुछ एज्यूम किया, ठीक है, हमने ये मान लिया, हमने मान लिया कि चीज ये है, अभी उसी चीज को हमें रॉन्ग साबित करना है, तो वही क्या है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ओके। अभी हमने इसको एज्यूम करे कि हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, पर उसी को हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे तो रैशनल नंबर हमारा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन में एकदम अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आप एक अच्छे से समझ जाओगे तो आपको बाकी सब इजी आ जाएगा, वो तुरंत आपको आ जाएगा, ओके। तो देखो पहले हम क्या मानेंगे कि रूट टू हमारा क्या है, इरेशनल। जब भी हम कुछ एज्यूम करते हैं, हम कुछ मानते हैं, तो हम कुछ वर्ड लिखते हैं। क्या वर्ड लिखते हैं, लेट हो गया, इफ हो गया, एज्यूम हो गया, कोई भी वर्ड लिख सकते हो, ओके। तो हम चलो मैं लिखती हूँ लेट, तो लेट जो रूट टू है वो हमारा क्या है, तो रूट टू इज रैशनल। अब ये हमने माना है, ठीक है, ये हमने माना है, एज्यूम किया है कि जो रूट टू है वो हमारा क्या है, रैशनल है। अब रैशनल नंबर को तो हम p अपॉन q फॉर्म में लिखते हैं, राइट। रैशनल नंबर को तो हम p अपॉन q फॉर्म में लिखते हैं, तो इसके अलावा हम रूट टू को भी p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते होंगे। तो सॉरी, तो देखो स्टूडेंट्स, यानी कि अभी रूट टू है उसको मैं ऐसे a अपॉन b करके लिख सकती हूँ, a अपॉन b, क्योंकि हमने इसको क्या माना, रैशनल माना ना, तो यानी कि इसको मैं अपॉन b यानी p अपॉन q फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो ये हमारे किसके बराबर रहेगा, a अपॉन b। अभी हमें पता नहीं है कि नंबर क्या है, ठीक है, अभी हमें पता नहीं कि नंबर क्या है, बस हमने ये माना है कि हमारा रूट टू किसके बराबर है, a अपॉन b के बराबर है, और ये जो a b है वो क्या है आपका, तो को प्राइम नंबर है, ये हमने भी माना है, ठीक है। तो a एंड b आर को प्राइम नंबर।
अभी को प्राइम नंबर मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो नंबर जिनमें खाली वन ही क्या रहेगा, आपका कॉमन फैक्टर रहेगा। आपको जो तब सेंटेंस में लिख सकते हो कि ए एंड बी हैज ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, पर आपको जो तब सिंपली लिख दो ना, इतना बड़ा क्यों लिखोगे, ओके। तो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ओके। अब ये हमारा को प्राइम नंबर है। अब ये जो बी है इसको मैं अभी डिवाइड के फॉर्म में है, अगर इसको मैं यहाँ लिखूंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, √2 b इक्वल्स टू a लिख सकती हूँ, राइट। अब आपको इधर समझ में आया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो दोनों को स्क्वायर करना है, ठीक है, दोनों को स्क्वायर लगाना है, ठीक है, दोनों में हमें स्क्वायर लगाना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, कंपल्सरी सब में आपको लगाना होता है। तो कैसे लिखोगे, स्क्वायरिंग, दोनों साइड को लगाओगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट। अभी √2b को स्क्वायर दोगे तो √2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तब इसका स्क्वायर क्या होगा, √2 का 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, b स्क्वायर का b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, राइट। अब ये 2 को मैं वहां पे डिवाइड कर सकती हूँ, तो कर सकती हूँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में ना, यहाँ पे तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ, तो कर सकती हूँ ऑफ कोर्स। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। अब आप ये जो नंबर देखो ना, कुछ याद आ रहा होगा जो हमने पिछले टॉपिक में कुछ पढ़ा था, तो आपको ये देख के वो याद आ रहा होगा। क्या क्या याद आ रहा है, तो थ्योरम 1.2। अभी थ्योरम 1.2 में क्या था, तो थ्योरम 1.2 ये बोल रहा था कि अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर सपोज कोई p नंबर है, ठीक है, अब ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो p है वो a को भी क्या करेगा, तो डिवाइड करेगा। यही हमने अभी थ्योरम 1.2 में पढ़ा ना, तो बस अभी हमें इसी में वो लिखना है, वही थ्योरम लिखना है। तो आपको चाहे डायरेक्ट थ्योरम 1.2 लिख सकते हो, पर मैं तो पूरा सेंटेंस ही लिखूंगी, आपको इजी पड़ेगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखोगे, तो देखो, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर जो a स्क्वायर है वो 2 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब दैट मीन्स a is also divisible by 2, ओके। होप इतना समझ में आया आपको। अब देखो, अब इसमें क्या बोला कि जो a है, हो आपको इतना अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अब देखो इसमें क्या है, जो a है वो किससे डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है। सब अभी लिखना नहीं है, सब समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अभी जो a है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा a, वो कोई भी इवन नंबर हो सकता है ना, या फिर ये वो नंबर होगा जो 2 के डबल में आता होगा, राइट, तभी तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि ये वो नंबर होगा जो 2 इवन नंबर होगा, फिर 2 के डबल में आता होगा, राइट। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पर हमें पता नहीं एक्चुअली में कौन सा नंबर है, तो इसको मैं देखो, अब तक इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ। अब जो हमारा a है, इसको मैं a इक्वल्स टू 2c लिख सकती हूँ। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, ओके। और अगर मैंने 2c क्यों लिखा, तो देखो अभी हमें पता नहीं है कि a कौन सा नंबर है, पर हमें ये पता है कि a क्या है हमारा, तो a हमारा कोई भी इवन नंबर है, फिर जो 2 के डबल में आता है तभी तो a डिवाइड हो रहा है 2 से। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो c है वो हमारा कोई भी इंटीजर है। अगर ये 1 रहेगा तो 2 1 2 हो सकता है, 2 रहेगा तो 2 2 4 हो सकता है, तभी तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, इसके लिए। तो अभी मैं क्या लिख सकती हूँ, c इज एन इंटीजर, ओके। होप आपको इतना समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब हमने ये लिख दिया, ठीक है, अब हमने ये इसको लिख दिया। अब अगर आप देखोगे तो हमारा a किसके बराबर है, 2c के बराबर है। हम अगर आप ऊपर देखोगे तो हमारा a और किसी चीज के बराबर है, किसके बराबर है, तो a √2b के बराबर है, हमने ये देखा। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 2, राइट, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो अगर a मेरा √2b के बराबर है, a मेरा √2c के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों टॉप्स में बराबर होगा ना, बराबर होगा। क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसका मतलब जो √2b है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हमने जो प्रोसेस किया ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ से हमने यहाँ तक जितना यहाँ तक जो किया है, सेम हमें यहाँ पे वैसे ही करना है, डिट्टो, बस नंबर चेंज, बस जो है उसका करोगे, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे किया है वैसे हमें इसमें करना है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, तो दोनों साइड क्या देंगे, तो स्क्वायर देंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारा √2b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 2c स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, √2b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4c स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब ये 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ जगह डिवाइड कर सकती हूँ, तो कर सकती हूँ ऑफ कोर्स।
तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा 4c² हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अभी 2 के टेबल में 4 आता है, कितने से आता है 2 1 जा तो 2 2 सा, यानी बी स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा तो 2c² हो जाएगा। अब ये जो मेरा 2 है वो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो सकता है, तो यानी कि बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो देयरफॉर मेरा सी कितना आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2, राइट। होप आपको इतना समझ में आया। अब सेम वही कंडीशन, वही सेम हमारे पास आ गया कंडीशन, यहाँ पे a स्क्वायर 2 था, यहाँ पे b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 था, बस यहाँ पे नंबर अलग है, यहाँ पे a है वहाँ पे b है, पर यहाँ पे सेम वही है ना। अगर ये 2 b स्क्वायर को डिवाइड करे तो इसका मतलब कि ये जो है वो b को भी डिवाइड करेगा, तो सेम जैसे हमने ये लिखा वैसे हमें यहाँ पे a भी लिखना है, राइट। तो इससे आप लिख लो, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, that means b is also divisible by 2, ओके। होप आप उसमें आपको दिख रहा होगा, तो सही बात है, होप को समझ में। एक मिनट में देखती हूँ दिख रहा है कि नहीं। हाँ, तो होप फ्रेंड्स आपको भी यहाँ तक दिख रहा होगा, ओके। तो अब यहाँ तक हमने किया, अब आगे और भी है। अब क्या है, तो देखो स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखोगे तो जो हमारा ये बी स्क्वायर भी क्या हो रहा है, वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ का जो 2-3 लाइन है वो रब कर रही हूँ, तो आप एक बार नोट डाउन कर लो, ओके स्टूडेंट्स। मैं रब कर दे रहा यहाँ का क्वेश्चन में रब कर रही हूँ, आपने होप लिखा हुआ क्वेश्चन। बस इतना ही टप कर देती हूँ, इतना में हो जाएगा, ओके। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा ए था, ठीक है, अब जो हमारा ए है कहाँ गया, हाँ यहाँ पे। अब जो हमारा ए है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा बी है कहाँ गया, हाँ ये जो हमारा बी है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट। ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप तो क्या लगता है आपको कि ये दोनों क्या आपका को प्राइम नंबर होगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या को प्राइम नंबर होगा? तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये खुद से नंबर में होगा, वो भी डिवाइड होगा, और ये प्लस देखो 1 से तो ऑलरेडी डिविजिबल होगा, और जो नंबर होगा उससे भी डिवाइड हो रहा है, पर ये अलग 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका को प्राइम नंबर नहीं है, ओके। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो कि जो 2 है वो क्या है, वो लोग का कॉमन फैक्टर है, ए और बी का क्या है तो कॉमन फैक्टर है। अभी जो आपका ए था, जो आपका ये ए है ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से, और जो आपका ये बी है वो भी क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये ए बी का कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 होगा। तो कैसे लिख सकते हो, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इतना, अभी आप वो छोड़ दो, खाली समझो कि देखो ये ए भी 2 से डिवाइड हुआ, बी भी 2 से डिवाइड हुआ, तो इसका जो 2 है वो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, तो हमने लिख दिया 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। पर हमने ऊपर एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि जो ए एंड बी है वो हमारा क्या है को प्राइम नंबर, ये हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि जो ए एंड बी है क्या है हमारा को प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब पर यहाँ तो हमारा क्या आ गया, जो ए बी है वो क्या है हमारा कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब जो फैक्ट है, बट the fact that a and b is a co-prime number, ना हमने यही फैक्ट था ना हमारा, ऊपर हमने क्या एज्यूम किया था कि जो हमारा ए एंड बी क्या है वो हमारे को हमने निकाला है, देयरफॉर जो हमारा 2 है वो क्या है ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है। लेकिन अभी हमने ऊपर देखा था, ऊपर क्या था, क्या फैक्ट था, जो ए एंड बी है वो हमारा क्या है को प्राइम नंबर है। तो इसका जो हमने एज्यूम किया वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका आप क्या लिखोगे, तो देयरफॉर सो आवर assumption is हमारा assumption क्या हो गया, wrong, our assumption is wrong that हमारा assumption wrong हो गया कि जो √2 है वो हमारा रैशनल है, that √2 is rational, ओके। ये हमारा assumption वो क्या हो गया, रॉन्ग, जो √2 है वो हमारा रैशनल है, तो हमारा assumption क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
तो इसका मतलब अब जो हमारा रूट 2 वो क्या हो गया, हमारा इरेशनल हो गया। ओके, तो देयरफॉर रूट 2 इज एन इरेशनल। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। यहाँ पे आपका लास्ट थोड़ा बड़ा था, पर आप इसको अच्छे से समझोगे ना, 2-3 बार आप अच्छे से वीडियो देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये रूट 2 समझ में आया, इससे हमें रूट 3 भी निकालना है। ठीक है, तो एक बार आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम हमारे रूट 3 के ऊपर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने रूट 2 प्रूफ किया कि वो हमारा इरेशनल है, वैसे हमें रूट 3 भी प्रूफ करना है कि हमारा इरेशनल। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे एज्यूम करेंगे कि वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी सॉल्यूशन में लेट रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, तब रूट 3 अगर रैशनल है तो इसको हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रूट 3 किसके बराबर हो सकता है, a अपॉन b के बराबर हो सकता है। और ये जो हमारा a एंड b है वो क्या होगा, हमारा को प्राइम नंबर। ठीक है, a एंड b इसको आर को प्राइम नंबर, इसको प्राइम नंबर आर को प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब b को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो रूट 3 b इक्वल्स टू a। ओके, हो गया हमारा इक्वेशन 1। हम दोनों साइड क्या करेंगे, तो स्क्वायर देंगे, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रूट 3 b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3b स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर। तो 3 वहाँ पे क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, यानी कि b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन 3। अभी क्या आ गया हमारा, तो थ्योरम 1.2, तो हमें सेंटेंस लिखना है। ओके, अभी कैसे लिखोगे, देखो अब जी a स्क्वायर है, अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स इसका मतलब जो a है वो भी डिविजिबल होगा 3 से। a is also divisible by 3। ओके, इतना हमने लिख दिया। अब ये हो गया, अब हम क्या लिखेंगे, तो देखो जो अब a को मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ कि जो a क्या है हमारा 3c है। क्यों 3c, कि देखो अब a को 3 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब a ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जो 3 के टेबल में आता होगा ऐसा नंबर होगा a। तो इसका मतलब कि अगर मैं 3 1 सा लिखूंगी, 3 × 3, तो a डिवाइड कर, तो डिवाइड हो रहा है ना, 3 × 3, 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर c2 हुआ तो 3 × 6, तो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वैसा, तो यानी कि c हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। ओके, तो c इज एन इंटीजर। क्या पता नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, जो हमारा a है वो कोई भी नंबर हो सकता है जो 3 के टेबल में आता होगा। तो हमने 3c मान लिया, क्योंकि जो c है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल होगा ही। ओके, अब ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब a अगर 3c के बराबर है, तो यहाँ पे तो a रूट 3b के भी बराबर है, तो यानी कि 3c और रूट 3b दोनों आपस में बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसका मतलब जो रूट 3b है, फिर मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, इसका मतलब जो रूट 3b है वो किसके बराबर रहेगा, 3c के बराबर रहेगा। राइट, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेम फॉलो करना है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों में देना है। ओके, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तब रूट 3b का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे 3c स्क्वायर हो जाएगा। राइट, अभी रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 9c स्क्वायर हो जाएगा। अभी 3 यहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9। देखो अभी मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रही हूँ। ओके, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रही हूँ, तो 3 के टेबल में 9 आता है, कितने सा 3 सा, और डायरेक्ट में 3 लिख सकती हूँ, तो 3c स्क्वायर हो जाएगा। अभी 3 में यहाँ पे डिवाइड कर सकती हूँ, तो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर। राइट, तो इसका मतलब जो c स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो b स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर है। अभी सेम जैसा हमने यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ पे लिखेंगे।
अगर b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब जो b है वो भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे लिखो वैसा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, that means b is also divisible by 3। ओके, हाँ हो गया तो समझ में आया आपको। अब ये हो गया, हमने यहाँ तक हमने लिख दिया। अब क्या करना है तो देखो, अब जब b स्क्वायर 3 से, अब देखो a जो, अब ये जो आपका a है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये जो आपका a है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और ये b भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब a और b में 3 क्या रहेगा आपका कॉमन फैक्टर रहेगा। तब हम लिख सकते हैं देयरफॉर 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, ऑफ a and b, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, a भी हमारा तो प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर मतलब इसमें a1 ही सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है, पर यहाँ तो हमारा 3 भी इसका कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया, जो हमारा एजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग। यहाँ पे क्या लिखोगे, बट द फैक्ट इज, बट लेकिन जो फैक्ट है, बट द फैक्ट इज a and b are को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम नंबर्स। आप लोग पूरा फुल फॉर्म में लिखना नंबर्स, ओके, मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना। पर ए बी क्या है, हमारा को-प्राइम नंबर है। फैक्ट ये बोलता है ना कि ए बी को-प्राइम है, पर हमने तो प्रूफ किया कि जो 3 वो हमारा कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब हमने जो भी हमने एज्यूम किया, अजम्पशन था, वो क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर सो लिखो, सो अवर assumption is wrong, wrong हो गया, is wrong that root 3 is rational, therefore root 3 is an irrational। बस इतना ही करना था। तो होप फ्रेंड्स आपको जो रूट 3 आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो होप फ्रेंड्स आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा, और हम आगे जो भी एक्सरसाइज में समझ करेंगे वो आपको और इजी लगेगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।